नमस्कार, मैं हूं दिशा। मंथ लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। गिरफ्तार होना और सलाखों के पीछे होना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे दर्दनाक अनुभव हो सकता है। अक्सर ये बहुत बड़ा व्यक्तिगत, सार्वजनिक और पारिवारिक अपमान सा लगता है। ऐसे विनाशकारी प्रभावों के बावजूद गिरफ्तारी कानूनी प्रवर्तन का एक अभिन्न अंग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार गिरफ्तारी के अधिकार का प्रयोग बहुत सावधानी से करने के महत्व पर प्रकाश डाला है और हाल ही में ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने गिरफ्तारी के अधिकार का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 21 यानी स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। आज हम इस शो के जरिए हमारे देश में गिरफ्तारी और जमानत प्रदान करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान, फॉर्मर जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट MS बेदी जी। सर, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अराउंड 40,000 जजमेंट्स टू योर क्रेडिट। कैसे देखते हैं आप बेल को? क्या बेल हमारा हक है? देखिए, जो ज़मानत की व्यवस्था है वो आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के हेतु बनाई गई है जी। और हक ये हमारा है कि नहीं ये डिपेंड करता है कि उस आरोप का दंड क्या है जी। और इसके लिए गाइडलाइंस जो हमारे CRPC में शेड्यूल 1 है उसमें गाइडलाइंस हैं कौन सा ऑफेंस में हमारा हक है बेल का, कौन से ऑफेंस में हमारा हक नहीं है। तो कुछ केसेस में जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें एक्यूज का हक है बेल लेना। जी सर, जो हमारे CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं बेलेबल ऑफेंसेस, उसमें आप ये कह रहे हैं कि हमारा हक है बेल का। जी हाँ। और सर, क्या कोई ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां बेल पर हमारा हक नहीं होता है? देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आरोपी के अगेंस्ट एलिगेशन ऐसा होता है कि जिसकी सजाए मौत होती है जी बिल्कुल, और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, जिनमें दंड इस तरह का प्रिस्क्राइब्ड है उसमें कोई राइट नहीं होता बल्कि कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है जमानत देनी जी। और कुछ केसेस में चाहे ऑफेंस जो है वो बड़ा भी हो जी, परंतु अगर वो एक्यूज्ड एक लेडी है या 16 साल से कम का कोई आरोपी है या डिसेबल्ड पर्सन है जो कि बुजुर्ग है तो उसको ज़मानत दी जा सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। जी सर। तो सर, अगर कोई अपराध जो है वो कड़ा अपराध है, हीनियस क्राइम जिसको हम कहते हैं, अगर हीनियस क्राइम है तो वहाँ हमारा बेल का हक नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बेल का हक नहीं है बट कोर्ट की डिस्क्रिशन है बेल ग्रांट करना जी। क्योंकि उसमें हम हमारे इस CRPC में और हमारे जो डिसाइडेड केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट की पैरामीटर्स गाइडलाइंस हैं उसमें किन केसेस में ज़मानत देनी है किस में नहीं देनी, बिकॉज वी आर गवर्नड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है और इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। जी सर। सो इसलिए हमारा इसीलिए कहते हैं बेल इज़ जनरल रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। जी बिल्कुल सर। राइट टू लिबर्टी इज़ पैरामाउंट, जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये दोहराती आ रही है। सर, जहाँ बेल दे दी जाती है किसी केसेस में, अगर जैसे हीनियस क्राइम्स की हमने बात करी, वहाँ पर कोर्ट के डिस्क्रिशन से बेल मिलती है, तो बेल मिलने के बाद भी क्या दुरुपयोग देखे जाते हैं बेल्स के? जी हाँ, दुरुपयोग होते हैं और इसका रेमेडी भी है क्योंकि जो कोर्ट बेल ग्रांट करती है, जैसे 437 में उन्होंने बेल ग्रांट करी, 437(5) CRPC में वही कोर्ट उसके बेल कैंसिल भी कर सकती है। जी सर। क्योंकि जो बेल होती है वो कुछ कंडीशंस पे होती है, अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, कोई कंडीशन वायलेट करते हैं तो उसका वो दोबारा उसकी बेल कैंसिल की जा सकती है। जी सर। तो कोर्ट्स के द्वारा बेल कैंसिल करी जा सकती है अगर कोर्ट्स को ये पता चलता है कि बेल मिलने के बाद में इसका
दुरुपयोग किया गया है एक्यूज के द्वारा। जैसे उसने जिसको बेल मिली है उसने दोबारा फिर ऑफेंस कोई कर दिया जी बिल्कुल, और या वो कोर्ट में आता ही नहीं है, हाजिर ही नहीं, हर बार जब भी कोर्ट में पेशी होती है वो नहीं आता, तो उसमें कोर्ट को अख्तियार है कि उसकी बेल कैंसिल कर दे। जी जी बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करते हैं सेक्शन 437(1) CRPC की, और अगर हम बात करें एक्सेप्शनल केसेस की, कि जैसे कि आपने पहले भी बोला कि अगर कोई माइनर है या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर कोई बीमार है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट कैसे देखती है बेल एप्लीकेशंस को? सिंपैथेटिकली देखते हैं, क्योंकि प्रोविज़न भी है, एनेबलिंग प्रोविज़न भी है इसमें। 437(1) में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि अगर कोई लेडी है 16 साल से कम का है या सिक या इन्फर्म पर्सन है, तो कोर्ट कैन ग्रांट बेल, एंड दिस इज जनरली ग्रांटेड आल्सो। जी जी सर। तो सर हमारे पास में क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी स्पेशल गाइडलाइंस हैं या फिर कोई कंडीशंस हैं या कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं बेल देते वक्त, जहां हम बात करते हैं एंटिसिपेटरी बेल के बारे में? देखिए जी, एंटिसिपेटरी बेल इज़ ग्रांटेड बिफोर अरेस्ट जी, तो उसके लिए प्रावधान अलग है इसमें, CRPC में प्रोविज़न डिफरेंट है जी। जो बेल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल देनी है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन देनी है, वो दैट इज़ डिफरेंट। सो एंटिसिपेटरी बेल इज़ ग्रांटेड व्हेन देयर इज़ एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। जी, जहां हमें लगता है कि अपराध हमारे जहां व्हेन अ पर्सन हैज गॉट एन एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट in a non-bailable offence, he can approach session court or high court for grant of pre-arrest bail. जी सर। So एक बार सुप्रीम कोर्ट का केस मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, जिसमें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2014 में केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें अरनेश कुमार था, उसके अगेंस्ट डॉरी का केस था, बीवी को तंग करने का केस था, तो ही अप्लाइड फॉर एंटिसिपेटरी बेल। और जो 498A ऑफेंस है, दिस इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो सज़ा भी उसकी 3 साल के करीब है, तो उसकी बेल रिजेक्ट होगी। ही फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल, तो ही एप्रीहेंडेड अरेस्ट। सो इन दैट केस द सुप्रीम कोर्ट हैड लेड डाउन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन saying that the investigating officer is required to jot down, mention the specific grounds whether he wants to arrest the person or not, right, and he has to make these reasons available to the magistrate, and the magistrate, after going through those the circumstances, would grant bail. So if the investigating officer can also say that I don't want his arrest, so in that case also he has to record reason. Right, so sir. Depending upon, so this was made mandatory, and it was made mandatory that under section 41A he would first issue a notice before asking a person to join investigation, and if that person doesn't join then he can arrest. So उसमें ये भी कहा गया कि अगर आप उसको ग्राउंड्स नहीं लिखते जी, और उसको अरेस्ट कर लेते हो, तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। यस, और इसमें रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट में एक पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट सज़ा भी हुई उसको, जी सर, कि उसने ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन अरनेश कुमार में फॉलो नहीं करी थी। जी सर, अगर डायरेक्शंस कोर्ट की फॉलो ठीक से नहीं की गई, अरेस्ट की डायरेक्शंस हैं कि अरेस्ट करने से पहले आप ग्राउंड्स लिखें कि ये ग्राउंड पे मैं इसको अरेस्ट करना चाहता हूँ, या ये ग्राउंड पे मैं इसको अरेस्ट नहीं करना चाहता, तो कोर्ट को लिख के बताइए। सो इससे सेफ गार्ड मिल गया हर एक एक्यूज को, आरोपी को। जी सर। तो सर अगर हम कोई, आपने जैसे कि बात करी कि अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं या कोई रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं आप, तो ऐसे में क्या बेल मिलने के बाद कैंसिल भी की जा सकती है कोर्ट्स के द्वारा? हाँ जी, 437(5) में वही कोर्ट जिसने बेल करी है वो बेल कैंसिल कर सकती है। 439(2) है जिसमें सेशन कोर्ट है जिसने बेल करी है, वो ग्राउंड्स लिख के उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और जो बेल के गाइडलाइंस हैं, मैं आपको, अगर आपके पास समय है तो मैं आपको इंस्टांस बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट इंस्टांसेस। 2 केसेस अभी ऐसे हुए हैं जो अभी एक 18 अप्रैल 2022 में और एक 19 अप्रैल 2022 में। एक केस था जगजीत वर्सेस आशीष मिश्रा,
ये जजमेंट है चीफ जस्टिस साहब की, जस्टिस सूर्यकांत की और जस्टिस हेमा कोहली की। और एक लेडी का केस था जो विक्टिम थी, उसका मिस वाई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो जो आशीष मिश्रा वाले केस में क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी एक मर्डर केस में, जिसमें एलिगेशन था कि इन एक्यूज्ड ने 3 कारों के साथ फार्मर्स को कुचल दिया था। जी सर। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच ने बेल ग्रांट कर दी थी। तो इसमें जो दूसरा केस था मिस वाई वाला, उसमें जो एक्यूज्ड था उसने, वो रेप का एक्यूज था, उसने माइनर पे रेप करा था और उसको राजस्थान ने बेल कर दी। तो इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एक केस है जिसका नाम है प्रसन्नता कुमार सरकार वर्सेस आशीष चतुर्जी 2010 14 SCC 496 ये है। उसको फॉलो करके, उसमें कुछ पैरामीटर्स प्रिंसिपल्स ले डाउन करे हुए हैं, उनको फॉलो करके तो उन्होंने उन दोनों केसेस में बेल जो है रिजेक्ट कर दी। और कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर आप कहें तो मैं पैरामीटर्स आप जी सर प्लीज आप पैरामीटर्स जरूर हमारे दर्शकों को देखिए। बताइए। जो पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो करे हैं जो प्रसन्नता कुमार वाले केस में, वो हैं तो उदाहरण दर्शक हैं, मतलब संपूर्ण नहीं है। हाँ, पर उसमें जो चीज़ें देखनी है कहते बेल करने के, कि क्या प्रथम दृष्टया उचित आधार है कि दोषी ने अपराध किया है। आई मीन द कोर्ट हैज़ टू सी वेदर देयर इज प्राइमा फेसी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड ऑफेंस। जी। उसके बाद क्या आरोप की प्रकृति बहुत गंभीर है। आई मीन व्हाट इज द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजिशन, दिस कोर्ट हैज़ टू सी, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। और एक है कि अगर ज़मानत पर रिहा होने पर आरोपी को अगर छोड़ दिया जाता तो क्या उसका फरार होने का भी खतरा है। जी। तो उसके बाद जो आरोपी है उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, और रिपीट ऑफेंडर भी सर शायद नहीं होना चाहिए। हाँ, वो रिपीट करने के चांसेस हैं कि नहीं है। और उसमें ये भी है कि दोषी के अपराध दोहराने की संभावना जरूर, ये तो बहुत ज़रूरी है देखने के। जी बिल्कुल। और क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑफेंस किया होता है पहले, दोबारा फिर वही ऑफेंस कर देते हैं, फिर जमानत के लिए आते हैं नए केस में, कोर्ट फिर उनको बेल ग्रांट कर देते हैं, वो दोबारा फिर रिपीट और देश छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, शायद ये भी एक बहुत ही बड़ा कारक होता है जो बेल को। यस, ये डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। जी। सो कुछ केसेस में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उसमें जनरली कंडीशन ये इम्पोज कर दी जाती है कि यू विल डिपॉजिट योर पासपोर्ट। जी। ताकि उसकी जो मूवमेंट है वो कर्टेल कर दी जाए, ताकि वो देश छोड़ के बाहर ना जाए। सो जो मैंने आपको जैसे बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इलस्ट्रेटिव हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। सो नो, देयर इज़ नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला जिसमें हम लिख सकें कि भी ये चेकलिस्ट है, अगर ये 8 चीज़ें हों तो हम बेल कर देंगे, अगर ये 7 चीज़ें होंगी तो नहीं बेल करेंगे। जी सर, ये संपूर्ण नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस पे कि प्राइमा फेसी केस कितना बनता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेल को कैंसिल करना चाहिए या बेल को कैंसिल नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि बेल को देने के बाद में कैंसिल किया जा सकता है, जो 389(2) के तहत भी अपेलेट कोर्ट भी जो है वो बेल को कैंसिल कर सकती है देने के बाद में सर। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो कैंसिल कर सकते हैं बेल को अगर पब्लिक इंटरेस्ट वाला कोई मैटर उनके नोटिस में आता है, बट उसमें एक्यूज्ड का राइट भी ऑफ हियरिंग हो जाता है। जी। उसको नोटिस देना पड़ता है बेल कैंसिल, क्योंकि ये क्वेश्चन उन केसेस में अराइज होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट बेल हो जाती है। जी सर। डिफ़ॉल्ट बेल होती है कि अगर 60 दिन में या 90 दिन में चालान पेश नहीं हुआ, जी, चार्जशीट नहीं को जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी, तो उन केसेस में उसको ज़मानत दे दी जाती है। पर उसके बाद जब चालान पेश करना है तो ये नहीं कि अभी उसकी बेल कैंसिल कर देंगे, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, ये नहीं होता। ये उसका राइट बन जाता है। जब जिसको ज़मानत मिलती है उसके भी हक हैं, सो उसको बिना समझे, बिना उसको सुने उसकी बेल कैंसिल कर दो, ये भी परमिटेड नहीं है। जी बिल्कुल। एक अपीयर करने का चांस, एक अपना पक्ष रखने का चांस जो है वो अक्यूज को जरूर मिलना चाहिए बेल का ऑर्डर कैंसिल करने से पहले। तो सर आपका सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र आपका रहा है। आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से जो आपका सफ़र है हाई कोर्ट तक का रहा है,
तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट का माइंडसेट और ट्रायल कोर्ट के माइंडसेट में कोई फर्क है? देखिए, जो जज बेल, देखिए हाई कोर्ट ने पावर सेशन जज को और हाई कोर्ट को दी 439 में बेल करने की, हीनियस क्राइम में, डिकॉइटी में, रॉबरी में। उसमें कई सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे एक्यूज कितनी देर से जेल में है, कितने विटनेसेस हो गए हैं। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द विटनेसेस आर एग्जामिन्ड, so there is no possibility of tampering with the evidence. So in those circumstances this factor also weighs with the court. So जो जज डिसाइड कर रहा होता है उसके पीछे उसकी विजडम जो है वो 20, 25, 30, 50 साल का, 40 साल का उसका एक्सपीरियंस होता है। एब्सोल्युटली सर। सो कुछ चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैंने बोला कि जो इलस्ट्रेटिव हैं जो हम फैक्टर्स बता रहे हैं, और कुछ मतलब ये नहीं कि हम कि 4 फैक्टर हो गए तो हम बेल कर देंगे। जी सर। तो सारे कई फैक्ट्स, कई परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं जमानत करने से पहले। जी बिल्कुल, बहुत से कारक ऐसे होते हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है कोर्ट को। जी सर, तो सुप्रीम कोर्ट बेल ओवर जेल के माइंडसेट से चलती है? देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने आपको पहले बताया कि कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मर नहीं है। हर एक केस में उसके तथ्य और परिस्थितियां देखी जाती हैं। जी जी। और कई केसेस में जैसे हम 2 गवाह का हो चुकी है गवाही, दोनों गवाह जो है वो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गए हैं, मर्डर केस है और आदमी 3 साल से जेल में बैठा है, तो ऐसे केसेस में दिस बिकम्स अ सर्कमस्टांस टू ग्रांट बेल। सो नेचर ऑफ द एविडेंस विच इज़ बीइंग लेड बिफोर द कोर्ट एंड व्हाट इज द स्टेज ऑफ द केस, सो कितने ही फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटाइटलिंग अ पर्सन फॉर बेल, राइट, और रिजेक्टिंग हिज बेल। राइट सर। तो सर अगर हम जैसे बात करते हैं हम बेल के ऑर्डर्स के बारे में, तो ऑर्डर की रीजनिंग करने के लिए क्या वो ड्यूटी बाउंड होते हैं? क्या ऑर्डर्स में उन्हें ये लिखना पड़ता है कि वो इस निष्कर्ष पर किस तरह से पहुंच पाए हैं? देखिए, जब हम प्राइमा फेसी केस देखते हैं, सपोज मर्डर केस है, मैं नेचर ऑफ एविडेंस देख रहा हूँ उसमें जी सर कि भी इसमें तो चश्मदीद गवाह तो कोई भी नहीं है। जी सर। सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी बहुत वीक टाइप का सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि भी ये आदमी अल्टीमेटली तो एक्विट हो जाएगा। जी सर। क्योंकि ये केस में, पर सपोज उसमें एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उस आदमी का, किसी बूढ़े आदमी के पास उसने कन्फेशन करा, मतलब दिस इज अ सर्कमस्टांस अगेंस्ट हिम, तो अगर मैं उसको बेल दे देता हूँ, वो बाहर निकल के उस आदमी को टेम्पर एविडेंस कर सकता है, वो उसको विन ओवर कर सकता है, उसको परसुएड कर सकता है कि भैया तुम मेरे खिलाफ गवाही ना दो, तो बिल्कुल ही। सो कई बार उसकी बेल इसलिए भी रोकनी पड़ती है कि वो वीक केस को और वीक कर देगा, बिकॉज जज इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल मैन। ना तो वो प्रोसिक्यूशन की तरफ होता है और ना ही वो एक्यूज्ड की तरफ होता है। सो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन and the circumstances. So sir, like an unreasoned order suffers from vice of arbitrariness. आप agree करेंगे इससे कि एक ऑर्डर में रीजन आउट करना कि इस वजह से बेल नहीं दी गई है या कैंसिल कर दी गई है, ये बहुत जरूरी होता है? ये थोड़ा डिफरेंस है जी। मैं अपने आप ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, जी सर, इफ यू आर ग्रांटिंग बेल एंड यू आर राइटिंग अ वेरी डिटेल्ड ऑर्डर और उसमें आप लिख रहे हो कि भी ये गवाह मेरे को लग रहा है कि वो प्रोबेबल नहीं है वहाँ से था, उसकी आपने गवाही भी देख ली, उसमें देखा आपने रिकवरीज हैं, ये मर्डर केस है, इसमें लग रहा है कि भी ये रिकवरी भी प्लांट करी हुई हैं, और उसके बाद आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखते हो, कहते हैं लगता है कि ये रिकवरी भी हुई नहीं है ठीक तरह। तो आप इतनी सारी चीज़ें जब बेल ऑर्डर में लिख देते हो तो उसमें क्या होता है, प्रोसिक्यूशन का जो पक्ष है वो वीक हो जाता है और वो दिस tantamounts to expression of opinion. जी सर। So court has, I mean, that's why I told you that it is left to the wisdom of the court कि to what extent the order is to be passed. So इसमें ये नहीं कि आप इतना स्पीकिंग ऑर्डर लिखते हैं कि जो उसको एक्विटल के इस केस बना दें. So you have to restrict, but it has to be a speaking order. ये नहीं कि भी सुना और कहा जी bail granted, not like this, और bail reject करी without any reason. So you have to touch the various, I mean the prima facie evidence there, then whether there is probability of escaping from the process of law. So जो circumstances आपके मन में वो आप देख के
सो ले लिखना तो बनता है। जी सर, जी सर। तो सर हम जहाँ बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनमें से रीसेंट जो है वो एक ऑर्डर है बेंच ऑफ जस्टिस संजय कौल एंड हरिकेश रॉय का, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, और बिना ज़रूरत के जहां आवश्यकता नहीं है वहां अरेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि पुलिस अरेस्ट करने से पहले ये डिलिजेंटली ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं इनको फॉलो करती है? देखिए, आप अगर केस रीसेंट केस की बात कर रहे हैं, जस्टिस कौल और उनके बेंच की बात कर रहे हैं जी, ये अगर केस था सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जी सर, और दूसरा केस था अमनप्रीत सिंह वर्सेस सीबीआई। ये सिद्धार्थ वाला केस जो है वो 16 अगस्त 2021 में डिसाइड हुआ है, और दूसरा केस था वो 2 सितंबर 2021 को हुआ है। इसमें एक्चुअली फैक्ट्स इस तरह के थे कि जो सिद्धार्थ वाले केस में एक 7 साल पुराना केस था, और उसमें क्या था, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, उसमें जो एक्यूज था उसको अरेस्ट ही नहीं करा, सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, 7 साल लगे रहे और उसको अरेस्ट नहीं करा। पर जब उसके अगेंस्ट चार्जशीट प्रेजेंट करने लगे तो कहते इसको अरेस्ट करेंगे, उसको नोटिस दिया कि विल अरेस्ट यू एंड प्रोड्यूस बिफोर दी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 170 CRPC है जिसमें लिखा है कि व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट and the investigating agency produces the challan before the trial court, the accused in custody will also be produced. So ये word जो custody, so ये जो word था, this was creating mischief कि इस क्या जो बंदा इतनी देर उसने इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करी और कुछ उसने करा भी नहीं, कोई इंटरफियर नहीं करी इन्वेस्टिगेशन, चलान पेश करने में क्या उसको अरेस्ट करना होगा। सो दीज वर द सर्कमस्टांसेस। और दूसरा अमनप्रीत वाला केस था, दैट वाज आल्सो एन इकोनॉमिक ऑफेंस, उसमें द एक्यूज्ड हैड कोऑपरेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन, सो बट एट द टाइम ऑफ चार्जशीट सो अटेम्प्ट वाज बीइंग मेड टू अरेस्ट हिम क्योंकि जी अंडर सेक्शन 170 यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन कस्टडी। सो इन दिस सर्कमस्टांसेस सो सुप्रीम कोर्ट has clarified that it is not necessary to take the person in custody if he has joined the investigation and cooperated in the investigation during the period of investigation. तो ये था। सो सुप्रीम कोर्ट की जब भी हम कोई जजमेंट देखते हैं तो जनरल लॉ ये होता है कि किस संदर्भ में वो जजमेंट दी है, तो उस लॉ को हम उसी तरह देखते हैं। जी सर। सो सुप्रीम उसमें फिर वो जनरल प्रिंसिपल जो हम अभी बात कर रहे थे वो नहीं थे, उसमें सिर्फ इंटरप्रिटेशन थी सेक्शन 170 CRPC की, सेक्शन 170 CRPC की। तो सर अगर हम अभी जैसे जिस जजमेंट की हम बात कर रहे थे जस्टिस संजय कौल और हरिकेश रॉय जी की जो बेंच की ऑब्जर्वेशन थी, उसमें आगे ये बोला गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट जो है वो कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी होता है, या फिर अगर कोई हीनियस क्राइम किया गया हो तब, या फिर कभी अपराधी के भाग जाने का खतरा हो तब। तो क्या ये 3 कैटेगरी के अलावा और कैटेगरीज भी होती हैं जहां पर मतलब ज़रूरी होती है? देखिए, ये दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि हमने इसको अरेस्ट करना है, पर उसको जो पावर दी है अरेस्ट करने, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हर केस में अरेस्ट करना है क्योंकि ऑफेंस नॉन बेलेबल है। जी सर। सो बाकी जो सर्कमस्टांसेस है जो कि द मैन हैज़ कोऑपरेटेड इन इन्वेस्टिगेशन, he has not tampered with the evidence, he is not in any way interfering in the investigation, so these circumstances। और अगर किसी विटनेस को भी इन्फ्लुएंस अगर नहीं किया गया है, हाँ। जी, तो ये सर्कमस्टांसेस है। आई थिंक दिस आंसर्स ऐसे केसेस में अरेस्ट की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है अगर ये क्राइटेरियाज जो है वो मिल रहे हैं, जहां ऑफिसर को ये लगता है कि इन्फ्लुएंस भी नहीं किया गया है और कोई हीनियस क्राइम भी नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि बेल ग्रांट करना जो है जी सर सीरियस ऑफेंसेस में, दिस इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जी सर। अगर बहुत, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे कह रहे हो कि उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, कोऑपरेट कर लिया, वो कहता है मैं अरेस्ट नहीं करूँगा, दिस इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सपोज देयर इज अ डेकॉइटी केस
robbery case, for some reason, the investigating agency is showing favor to the accused and they don't arrest him. So that doesn't mean that the person becomes entitled for bail. Right, sir. So that's why I said that every circumstance, हर केस के तथ्य और परिस्थितियाँ जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कि इसमें सिर्फ ज्वाइन कर ली इन्वेस्टिगेशन, दिस इज़ नॉट गुड इनफ टू ग्रांट हिम बेल. किसी केस में पुलिस अरेस्ट नहीं भी करती है जी सर, तो उसमें कई बार विक्टिम जो होता है तो वो कोर्ट में आता है कि भी इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीइंग डन फेयरली. राइट सर. तो अगर सर ऐसे केसेस में जहां पर अरेस्ट हो जाती है और इन सब फैक्टर्स को इग्नोर करके अरेस्ट होती है, तो क्या जब बेल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डलती है तो इन रूल्स का फॉलो किया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ट्रायल कोर्ट्स उसको मद्देनजर रखते हुए ही आगे बढ़ता है? देखिए, जब अरेस्ट होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ऑफेंस क्या है. ऑफेंस क्या है? अगर 7 साल से कम वाले हैं जिसमें सज़ा 7 साल तक की है तो उसमें अरेस्ट ठीक नहीं करा है, ग्राउंड्स नहीं बताई, तो जैसे मैंने अभी बताया रनेश कुमार वाला केस है जैसे 2014 में, उसमें गाइडलाइंस दी हैं कि तो अगर अरेस्ट प्रॉपरली नहीं करा, उसको ग्राउंड्स नहीं बताई, उसको नोटिस नहीं दिया, तो पर अगर हीनियस क्राइम है जैसे रेप है, गैंग रेप केस है, मर्डर केस है, डकैती है, रॉबरी है, तो उन केसेस में जो पैरामीटर्स हैं वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होंगे. वो अरेस्ट सिर्फ सिंपल ग्राउंड के इसको अरेस्ट प्रॉपरली नहीं कराए हो तो वो ग्राउंड्स जो 7 साल से कम वाले दंड में केसेस में वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे जी. वो कहे जी मेरे को अरेस्ट ठीक नहीं करा तो वो ग्राउंड नहीं बन जाएगी उसकी ज़मानत की. जी सर. सर पुलिस कैसे डिसाइड कर पाएगी अगर अक्यूज्ड ये श्योरिटी भी देता है और ये गारंटी भी देता है कि वो फुल्ली कोऑपरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन के टीम के साथ में, और जब बुलाया जाएगा तब वो वहाँ मौजूद रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये पुलिस कैसे तय कर पाएगी कि यहाँ अरेस्ट कर लेना चाहिए और यहाँ अरेस्ट नहीं करना चाहिए? पहली बात उस जो केस है उसमें सज़ा कितनी है जी. फिर वो केस किस कैटेगरी में, सपोज एनडीपीएस एक्ट का केस है तो उसमें पैरामीटर्स डिफरेंट है बेल के. जी सर. तो ऐसे में सर क्या अरेस्ट एसेंशियल होती है, ज़रूरी होता है अरेस्ट कर पाना एक अपराधी को? उसमें पैरामीटर्स डिफरेंट है. जैसे एनडीपीएस एक्ट केस है उसमें क्वांटिटी देखी जाती है कि इसके पास कितनी रिकवरी हुई है. अगर कोई ड्रग रिकवर हुआ है या कोई नारकोटिक चीज़ उससे निकली है तो उसकी क्वांटिटी, अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो उसका ज़मानत का हक बन जाता है, अगर लार्ज क्वांटिटी है तो उसका ज़मानत का हक नहीं बनता. और उसमें तो फिर अगर सेक्शन 37 आ जाता है जिसमें कोर्ट को भी पावर नहीं है ज़मानत देने की. जी सर. अनलेस अनटिल पीपी कहेगा जी हाँ जी ऑफेंस नहीं बनता इसमें. जी सर. कोर्ट को कहना पड़ता है कि जी ऑफेंस नहीं बनता. जैसे किसी से अफीम का पूरी कार से अफीम भरी हुई निकली जैसे, तो उस केसेस में कोर्ट भी नहीं बेल ग्रांट कर सकती, कोर्ट भी बार्ड है अंडर सेक्शन 37. इसी तरह हर एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस होती हैं कि बेल कैसे देने को. देखिए जैसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं अदर एक्ट्स में जी सर, तो जिनमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है जी सर, उनमें बेल का वो नॉन बेलेबल गिने जाते हैं. अगर सज़ा 3 साल से कम हो तो वो बेलेबल गिने जाते हैं. ये शेड्यूल 2 है सीआरपीसी के हिसाब से. तो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोविजंस इन दी अदर एक्ट्स तो ये बेलेबल या नॉन बेलेबल डिटरमिन किया जाता है जी. और हर एक डिफरेंट स्टैट्यूट में अलग अलग प्रोविजंस होती हैं बेल ग्रांट करने की और पैरामीटर्स के, किन केसेस में बेल करनी किसी नहीं. तो जैसे मैंने आपको अभी एनडीपीएस का बताया है जी बिल्कुल, तो उसमें सेक्शन 37 है विच गवर्न्स दी ग्रांट और नॉन ग्रांट ऑफ बेल. जी सर. तो सर मुझे उम्मीद है आज कि इस चैनल और आपके इतने बड़े अनुभव के माध्यम से आज हमारे दर्शक थोड़ी जानकारी ज़रूर ले पाए होंगे कि क्या बेल उनका हक है और कहाँ बेल उनका हक नहीं है. आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू निशा जी. तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश हमारे आज के खास मेहमान फॉर्मर जज पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट MS बेदी जी के साथ. अच्छी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास का कोई मेल नहीं होता और जेल या पुलिस हिरासत का
एक भी घंटा इसे नष्ट कर सकता है। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करते हुए ज्यादा सावधानी की महत्वता की बात की है। लेकिन दुख की बात यहां यह है कि हर दिन सैकड़ों लोगों को बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के गिरफ्तार किया जाता है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का बेहतरी से पालन किया जाएगा और जिन लोगों की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है उन्हें इस आघात से बचाया जाएगा। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न।